हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस में। क्लास 12 फिजिक्स हम आप सभी बच्चों को करा रहे हैं बोर्ड एग्जाम की तैयारी, सीजी बोर्ड एग्जाम 2021, क्योंकि हमारा टारगेट है बोर्ड एग्जाम 2021 में अच्छे नंबर लाना, अच्छे मार्क्स लाना। तो चलिए एक बार फिर से, अभी जो चैप्टर अभी हम देख रहे हैं उसका नाम है बेटा किरण प्रकाश की रे ऑप्टिक्स, और आज है हमारा पार्ट 5। हम आपको करा रहे थे तैयारी 5 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्नों की। बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे बच्चों ने बहुत बार बोला सर प्लीज ये जो चैप्टर है किरण प्रकाश की इसका वीडियो बनाइए, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। मैं एक एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर चल रहा हूं बेटा हर पार्ट में, और आज है हमारा पार्ट 5 एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हम आपको कराने वाले हैं दूरदर्शी टेलीस्कोप। आज हम आपको बताएंगे दो तरह के दूरदर्शी, ठीक है, दो तरह के हम दूरदर्शी बताएंगे। दोनों के दोनों दूरदर्शी आपके बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले उन सभी बच्चों को बता देना चाहता हूं जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आज उनका पहला क्लास है। इस चैप्टर के मालूम है आपको 4 पार्ट और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आप हमारे चैनल पर जाएंगे, वहां आपको लाइन से सारे के सारे वीडियोस दिखाई देंगे, ठीक है। तो आप सारे के सारे वीडियो देखिए और बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि क्लास 12 में हर बार बोलता हूं बहुत ही अहम साल होता है हमारी पढ़ाई की। जो जिंदगी है उसका, हमारे पढ़ाई का जो पूरा का पूरा क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक पढ़ाई किए उसका एक ही रिजल्ट आता है क्लास 12। इसीलिए पढ़ाई पर कोई भी कमजोरी ना करे, कोई भी आलस्य ना करे, अच्छे से मेहनत करें, अच्छा रहिए, अच्छा खाइए और खुश रहिए। सबसे बड़ी जो हमारी जिंदगी की आज जरूरत है वो है हमको खुश रहना, बहुत जरूरी है। तो प्रसन्न रहिए और अच्छे से तैयारी कीजिए बोर्ड एग्जाम की। और बाकी अगर आपको कोई परेशानी है उसके लिए गोपाल सर यहाँ उपस्थित हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, परीक्षा से संबंधित हर जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। ओके बच्चों, तो चलिए रेडी हो जाएंगे आज के क्लास के लिए। आज का क्लास मैंने बता दिया है दूरदर्शी। तो हम बात करते हैं कि आखिर दूरदर्शी है क्या। सबसे पहले दूरदर्शी, इसी को सामान्य भाषा में या बोलचाल की भाषा में दूरबीन बोला जाता है। दूरबीन जो दूर की वस्तुओं को हमको दिखाता है, एक ऐसा यंत्र बोल सकते हैं, एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है या एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसकी सहायता से दूरस्थ वस्तुओं को देखा जाता है, बहुत दूर की वस्तु को पास देखा जाता है, उसका प्रतिबिंब जो है हमारी आंख के पास बनता है। तो ये प्रकाशिक यंत्र को क्या बोला जाता है बेटा? दूरदर्शी बोला जाता है। दूरदर्शी जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। बोलते हैं कितने प्रकार का होता है दूरदर्शी? 2 प्रकार का होता है। एक होता है अपवर्ती रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक है, और दूसरा होता है बेटा परावर्ती रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो चलिए दोनों को हम समझते हैं। अपवर्ती रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप इस प्रकार के दूरदर्शी में अभिदृश्यक जो ऑब्जेक्ट की ओर लेंस होता है, जो ऑब्जेक्ट लेंस होता है, उसके रूप में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। जब भी आप कोई भी टेलीस्कोप देखेंगे, दूरदर्शी देखेंगे, तो जो वस्तु की ओर रहेगा जो लेंस, अगर वो लेंस कॉन्वेक्स लेंस है तो समझ में आ जाएगा कि कैसा लेंस होता है, वो अपवर्ती दूरदर्शी होता है, ठीक है। और अपवर्ती दूरदर्शी के हमको 2 प्रकार बताए गए बेटा। एक होता है खगोलीय, या जिसको हम क्या बोलते हैं आकाशीय दूरदर्शी बोलते हैं, जिसकी सहायता से आकाश में स्थित जो पिंड है, मतलब ग्रह हैं, तारे हैं, उन सबको देखा जाता है, वो होता है खगोलीय दूरदर्शी। और दूसरा होता है पार्थिव दूरदर्शी, जिसकी सहायता से हम पृथ्वी पर दूरस्थ स्थित वस्तुओं को देखते हैं। तो ये दोनों के दोनों जो खगोलीय और पार्थिव है वो प्रकार होते हैं बेटा किसके? अपवर्ती दूरदर्शी के, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप के। दूसरा नंबर में आता है बेटा परावर्ती दूरदर्शी। परावर्ती दूरदर्शी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप क्या आता है दूसरे नंबर में? परावर्ती दूरदर्शी रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो इस प्रकार के दूरदर्शी में अभिदृश्यक के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब यहां लेंस की जगह क्या आ जाता है बेटा? अवतल दर्पण आ जाता है, ठीक है। यहां भी हमने एक एग्जांपल लेके चला है, कैसेग्रेन दूरदर्शी। वैज्ञानिक के नाम पर आधारित है, कैसेग्रेन ने ये दूरदर्शी बनाया था, तो उसी के नाम पर है कैसेग्रेन दूरदर्शी। तो बात समझ में आ गई होगी। 2 तरह की दूरदर्शी, एक अपवर्ती रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप खगोलीय और पार्थिव है, और वैसी क्या है? परावर्ती है। परावर्ती दूरदर्शी क्या चीज होता है बेटा? कौन सा परावर्ती दूरदर्शी है हमारे पास में? कैसेग्रेन। अंतर आएगा तो लिखने आपको आना चाहिए अंतर। अपवर्ती दूरदर्शी में क्या आएगा बेटा? कौन सा होता है अभिदृश्यक लेंस? उत्तल लेंस होता है, ठीक है ये। और कैसेग्रेन में जो अभिदृश्यक लेंस होता है वो क्या होता है? एक अवतल दर्पण होता है, ये याद रखिएगा। खगोलीय या आकाशीय, मैं आज केवल 2 टेलीस्कोप जो
क्योंकि हमारा टारगेट मैंने पहले बता दिया, हमारा टारगेट है बेटा बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लाना, तो उतना डिटेल में लेके नहीं चलूंगा सारी चीजों को। मैं केवल अभी आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी करा रहा हूं, तो क्वेश्चन आंसर करा रहा हूं कि कौन से प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2021 में आ सकते हैं, कौन से प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है 2021 के लिए। तो जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, एक आज लिया हूं अपवर्ती दूरदर्शी और एक लेकर चले रहा हूं बेटा परावर्ती दूरदर्शी। तो जो अपवर्ती दूरदर्शी है वहां मैं आपको कराऊंगा खगोलीय, ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, आकाशीय दूरदर्शी। तो चलिए खगोलीय दूरदर्शी। खगोलीय दूरदर्शी उस प्रकाशिक यंत्र को कहते हैं जिसकी सहायता से आकाश में स्थित पिंड, मैंने अभी बताया था आकाश में स्थित पिंड जैसे ग्रह तारे आदि को देखा जा सकता है। जो आकाश में है, जो आसमान में है, उन पिंडों को देखने के लिए जिस दूरदर्शी का प्रयोग किया जाता है उसे बोलते हैं आकाशीय या खगोलीय दूरदर्शी। अब यहां भी हमको एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो क्या आएगा बेटा, इसका आवर्धन क्षमता निकालने बोलेगा, इसका मैग्नीफाइंग पावर निकालने बोलेगा। तो आवर्धन जो क्षमता है वो होता है बेटा, आवर्धन क्षमता बराबर हम लिख सकते हैं अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण बटा वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण। जो अंतिम प्रतिबिंब जो कोण बनाता है और जो वस्तु कोण बनाता है उसका जो अनुपात होता है वो आवर्धन क्षमता कहते हैं। आवर्धन क्षमता को यहां भी हम m से दिखाते हैं, जैसे हमने सूक्ष्मदर्शी वाले इसके पहले वीडियो में आपको बताया था, सेम उसी तरीके से है, ठीक है। अब ये m, ठीक है, m यहां एक अंतर होता है, वहां बोलते हैं बेटा नीचे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण। अब यहां वस्तु क्या है, बहुत दूर है, इसलिए हम केवल क्या बोलेंगे, वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण। तो m अंतिम प्रतिबिंब द्वारा जो कोण बनेगा उसको क्या नाम देंगे बेटा, हम बीटा। तो m इज इक्वल टू बीटा अपॉन होता है अल्फा, ये होता है हमारे पास में आवर्धन क्षमता। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चंस की बारी है। सबसे पहला प्रश्न आज का हमारे पास में बेटा खगोलीय दूरदर्शी का वर्णन। कौन सी दूरदर्शी बोलता है, क्वेश्चन दिया बेटा खगोलीय दूरदर्शी का वर्णन। एग्जाम में क्वेश्चन आपको ऐसे आएगा, ठीक है। खगोलीय दूरदर्शी का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। सबसे पहले नंबर में पूछेगा बेटा प्रतिबिंब बनने की व्यवस्था का किरण पथ सहित चित्र, कैसे किरणें जाती है उनका पूरा हमको क्या करना है, हमको डायग्राम बनाना है। और दूसरा है बोलता है आवर्धन क्षमता की सूत्र की स्थापना निकालना है। दो स्थितियों में निकालना है, हमने पहले भी बताया था सूक्ष्मदर्शी वाले क्लास में, सेम वही। जबकि प्रतिबिंब कहां बनता है, बोलता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, और बी पर लिखा है बेटा अनंत पर बने। तो चलिए मैंने डायग्राम तो यहां रख दिया है बना हुआ, थोड़ा सा आपको मैं डायग्राम के बारे में बता देता हूं कि किस प्रकार से। देखो यहां जो वस्तु होगी बेटा खगोलीय दूरदर्शी में, तो वो वस्तु कहां स्थित है, आसमान में, आकाश में है, ठीक है, हमसे बहुत दूर है। तो जब दूर स्थित किसी वस्तु से किरणें आती है तो वो किरणें जो रहती है कैसी आती है बेटा, पैरेलल आती है। वो किरणें कैसी आती है बेटा, पैरेलल। यहां आपको दिखाई दे रहा है, ये दो किरणें आ रही है, पैरेलल आ रही है। और दूर स्थित वस्तुओं का जो प्रतिबिंब है वो, ठीक है, कहां बनता है, फोकस पर। उससे पहले देख लीजिए यहां दो लेंस है बेटा, एक वस्तु की ओर जो लेंस है उसे हम क्या बोलेंगे, उस लेंस को हम नाम देंगे अभिदृश्यक लेंस या ऑब्जेक्ट लेंस बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको हम, अभिदृश्यक लेंस या ऑब्जेक्ट लेंस, ठीक है। ये इसका नाम होता है बेटा ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं एक ही नाम लिख देता हूं, अभिदृश्यक। ओके, ये हमारे पास में है अभिदृश्यक लेंस। और जो आंख की ओर होगा वो कौन सा लेंस होता है, वो होता है बेटा हमारे पास में नेत्रिका लेंस। जो आंख की ओर होता है उसे क्या कहते हैं, नेत्रिका लेंस। तो फिर से एक बार डायग्राम में देखिए, किरणें मैंने बताया जो प्रकाश की किरणें हैं वो दूर से आएगी और कैसे आएगी बेटा, समांतर आएगी। कैसे आएगी वो, समांतर, पैरेलल। तो ये दोनों किरणें पैरेलल आ रही है। दूर पर कोई वस्तु क्या है, बोलता है ए बी है, ठीक है। तो जब किरणें बहुत दूर से आती हैं और पैरेलल आती हैं बेटा, और कैसे आती हैं, पैरेलल, तो उसका प्रतिबिंब मतलब वस्तु कहां स्थित हो गई, अनंत पर। वस्तु कहां स्थित हो गई, अनंत पर। तो जो प्रतिबिंब होता है वो फोकस पर बनता है। किसके फोकस पर बनेगा, अभिदृश्यक लेंस मतलब ऑब्जेक्ट लेंस के फोकस पर बनेगा। तो जहां प्रतिबिंब बना उसको एडेस बीडेस को हम क्या नाम देंगे बेटा, एफओ। क्या नाम देंगे हम उसको, एफओ। अब ये एबी का प्रतिबिंब उल्टा और छोटा प्रतिबिंब ही एडेस बीडेस कहां प्राप्त हुआ, हमको फोकस पर। कहां प्राप्त हो गया बेटा, हमको फोकस पर। अब चूंकि ये प्रतिबिंब छोटा रहता है, हमको इसका और बड़ा और आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करना होता है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ये जो ऑब्जेक्ट लेंस जो इमेज बना रहा है, जो प्रतिबिंब बना रहा है, वो कहां है, ऑब्जेक्ट लेंस के फोकस पर, अभिदृश्यक के फोकस पर। इसलिए मैंने वहां ऊपर एफओ लिख दिया है, ठीक है। अब हम ये जो एडेस बीडेस है उसको ऐसे एडजस्ट करते हैं, एडेस बीडेस को, कि वो जो रहता है वो नेत्रिका लेंस, जो हमारे पास आई लेंस है उसके प्रकाश केंद्र, नेत्रिका लेंस का प्रकाश केंद्र क्या होता है, ई, और फोकस यहां कहीं, ये क्या हो जाएगा बेटा, एफ ई। नेत्रिका लेंस के फोकस कहां, एफ ई के बीच में हो। बात समझ में आई आपको। ये एडेस बीडेस
आई लेंस के लिए वस्तु का कार्य करता है और एडेस बीडेस को हम कुछ इस प्रकार से एडजस्ट करते हैं कि एडेस बीडेस जो है वो नेत्रिका की फोकस मतलब एफई और प्रकाश केंद्र मतलब ई के कहां हो, बीच हो। तो इस स्थिति में जिधर एडेस बीडेस है उधर ही उसका बड़ा और आवर्धित प्रतिबिंब, ये हमको ओपी, बड़ा और आवर्धित प्रतिबिंब उसी ओर प्राप्त हो रहा है। ओपी कैसे? एडेस बीडेस से निकलने वाली एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, ये अपने मार्ग पर इधर सीधे निकल रही है। दूसरी प्रकाश केंद्र इससे होकर गई, वो भी सीधे निकल रही है। तो प्रतिबिंब कहीं मिल नहीं रहा है। हमने दोनों को क्या किया बेटा, डॉटेड लाइन से पीछे की ओर खींचा, तो ये ओपी हमको क्या मिला, उल्टा आवर्धित और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ओके बच्चों, तो ये चित्र का वर्णन बहुत अच्छे से समझिएगा। डायग्राम प्रैक्टिस कीजिए। मैं हमेशा हर क्लास में बोलता हूं, फिजिक्स जो है अगर आपसे डायग्राम अच्छे से बन रहे हैं, आपको डायग्राम समझ में आ रहा है तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सेकंड जो हमारा काम है, दूसरा क्या काम है हमारे पास में, प्रतिबिंब बनने की व्यवस्था का किरण पथ सहित चित्र तो हो गया हमारे पास में। अब बोलता है आवर्धन क्षमता के सूत्र की स्थापना। तो आपको मालूम है कि आवर्धन क्षमता के लिए क्या फार्मूला हम यूज करते हैं। आवर्धन क्षमता के लिए हमारे पास में फार्मूला होता है बेटा M इक्वल, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, एक मिनट। हमारे पास आवर्धन क्षमता के लिए क्या फार्मूला होता है, हमारे पास फार्मूला होता है बेटा M इक्वल बीटा अपॉन अल्फा। M इक्वल क्या फार्मूला होता है, बीटा अपॉन अल्फा। सेम वैसी शुरुआत, बीटा और अल्फा के मान कम होते हैं, बीटा को हम क्या ले लेंगे बेटा, हम 10 बीटा ले लेते हैं, और जो अल्फा होता है उस अल्फा को हम 10 अल्फा मान लेते हैं। इसलिए M इज इक्वल टू 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा, इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1। बात समझ में आई? फिर से एक बार देखेंगे। आवर्धन क्षमता M बीटा अपॉन अल्फा, बीटा 10 बीटा और अल्फा क्या होता है बेटा 10 अल्फा। M इज इक्वल टू 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 बनेगा आवर्धन क्षमता के लिए। अब 10 बीटा और 10 अल्फा हम डायग्राम से ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो देखिए एक बार फिर से आप डायग्राम में आ जाएंगे बेटा। बीटा क्या होता है, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण। तो अंतिम प्रतिबिंब ओपी बन रहा है बेटा, और ये कोण बीटा बन रहा है हमारे पास। ये कोण क्या बन रहा है, बीटा। और अल्फा होता है वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण। तो ये वस्तु ए बी है, तो इधर कोण हमारे पास अल्फा बनेगा। तो शीर्षाभिमुख कोण है, तो इधर भी हमारे पास कोण क्या बन जाएगा बेटा, अल्फा बन जाएगा, ठीक है। मैं एक बार आपको यहां फिर से बता देता हूं। ये देखो, ये कोण है हमारे पास में क्या है बेटा, ये कोण हमारे पास में बीटा है, और ये कोण हमारे पास में क्या है बेटा, अल्फा है। तो ये कोण भी हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। तो हम सिंपली अब 10 बीटा 10 अल्फा निकाल लेंगे। तो चलिए 10 बीटा और 10 अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। कहां से निकालेंगे बेटा, ये चित्र में सबसे पहले बात करेंगे बेटा हम 10 अल्फा। चित्र में 10 अल्फा यहां दिखाई दे रहा है, लंब एडेस बीडेस। लंब क्या हो रहा है हमारे पास में, एडेस बीडेस, और आधार हो रहा है बेटा ओ बीडेस, ठीक है। और वैसे ही हम निकाल लेंगे बेटा 10 बीटा। अंतिम प्रतिबिंब तो बनता है ओपी। क्या बनता है बेटा, अंतिम प्रतिबिंब ओपी बनता है। तो ओपी ई में निकालना चाहिए, मगर ओपी ई और एडेस बीडेस ई, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। अंतिम प्रतिबिंब बनता है ओपी, बोलता है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण। क्या बोलता है, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण। तो अंतिम प्रतिबिंब बनता है ओपी, ठीक है। तो त्रिभुज होना चाहिए था ओपीई, मगर ओपीई और एडेस बीडेस ई कैसे त्रिभुज होते हैं, समरूप त्रिभुज होते हैं। इसलिए हम ओपी के जगह एडेस बीडेस और पी ई के जगह बीडेस ई लिख देते हैं, ठीक है। तो मैं यहां मैं नोट कर देता हूं बेटा, इधर देखिएगा। और 10 बीटा इज इक्वल टू, चलिए मैं वही लिख दे हूं। लंब में क्या लिख सकते हैं, ओपी अपॉन पीई। ओपी किसके बराबर हो जाएगा, ये एडेस बीडेस के बराबर हो जाएगा, और पी जो है वो हो जाएगा बेटा बीडेस ई के बराबर। तो वापस कहां मान रखने पर, समीकरण 1 में, ठीक है, मान रखने पर। तो चलिए आगे समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखेंगे बेटा। देखो क्या आता है, समीकरण 1 में मान रखेंगे m इज इक्वल टू, जो m है हमारे पास, m का मान क्या आता है बेटा, m इज इक्वल टू 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा, समीकरण नंबर 1 के हिसाब से। तो यहां मैं मान रख देता हूं एडेस बीडेस अपॉन क्या हो जाएगा, बीडेस ई बटा, ये हो जाएगा हमारे पास मेरा एडेस बीडेस अपॉन ओ बीडेस। एडेस बीडेस क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा। ओ बीडेस कहां चला जाएगा, ऊपर, और नीचे आ जाएगा बेटा बीडेस ई। ये एक बार मैं फिर से लिख देता हूं मान, ठीक है।
m इजिकल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, m इजिकल टू हो जाएगा बेटा OB डैश अपॉन B डैश E, ठीक है, OB डैश अपॉन B डैश E। एक बार फिर से देखना, हमने m इजिकल टू 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा हमारे पास आवर्धन क्षमता के लिए सूत्र है, हमने 10 बीटा निकाला बेटा। 10 बीटा कहां से निकाला, ये हमारे पास OPE त्रिभुज था, वहां से निकाला बेटा हमने। OP अपॉन PE आ रहा था, समरूप त्रिभुज होने से OP की जगह हमने A डैश B डैश और PE की जगह B डैश E ले लिया। वैसे ही हमने 10 अल्फा यहां निकाला हमने, शीर्षमुख कोण बराबर होते हैं, तो ये A डैश B डैश अपॉन OB डैश था, तो ये हमारे पास दोनों के मान रखे OB डैश अपॉन B डैश E, A डैश B डैश कैंसिल होने के बाद में। अब यहां इंपॉर्टेंट चीज ये है बेटा, हमको देखना है कि ये दोनों चीजें हैं क्या। जहां OB डैश ये फोकस दूरी है, अभिदृश्यक की फोकस दूरी, क्योंकि प्रतिबिंब जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रतिबिंब फोकस दूरी पर बनता है, तो अभिदृश्यक की फोकस दूरी है, दाएं तरफ बनी तो पॉजिटिव बेटा, ये प्लस FO आ जाएगा। और ये जो B डैश E है, जो B डैश E है वो नेत्रिका से वस्तु की दूरी है, तो यहां वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास में UE, यहां वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास में UE। तो ये OB डैश इजिकल टू प्लस FO और ये UE बाईं ओर आ रहा है, नेत्रिका से वस्तु की दूरी देखिए यहां मैंने डिनोट कर दिया है, ठीक है, तो ये माइनस UE हो जाएगा। इसलिए हम m पर मान रखेंगे बेटा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, OB डैश जो है वो हो जाएगा FO और UE ये माइनस क्या हो जाएगा बेटा UE, चाहे तो आप माइनस को लगा लेना ऊपर, ये m इजिकल टू माइनस FO अपॉन क्या आ गया बेटा हमारे पास में UE, m इजिकल टू FO अपॉन UE। बहुत ही आसान था, इस तरीके से आप क्या बना सकते हैं, खगोलीय दूरदर्शी के आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक, बहुत ही आसान। m इजिकल टू 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा, ये काम तो हर बार करते हैं। डायग्राम में देखना बीटा अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण होता है, अंतिम प्रतिबिंब OP था तो वहां हमने लिख दिया बेटा बीटा, और उसके बाद में जो वस्तु आई, वस्तु दूर से आ रही थी, प्रकाश किरणें समांतर आई, तो वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण इधर अल्फा था बेटा, यहाँ त्रिभुज नहीं बन रहा था तो हमने शीर्षाभिमुख कोण से इधर अल्फा डाल दिया और A डैश B डैश की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। और जैसे ही हमने मान रखा, जो कैंसिल हुआ उसको कैंसिल करा दिए, बचा उसमें से एक क्या था, विदृश्यक की फोकस दूरी, और एक था नेत्रिका से वस्तु की दूरी, तो ये m इजिकल टू माइनस FO अपॉन UE हमारे पास फार्मूला बन गया। फिर से दो स्पेशल केस होते हैं बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे स्थिति 1 की। क्या होता है, बोलता है जब जो प्रतिबिंब है, जब प्रतिबिंब कहां बनता है, बोलता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, स्पष्ट दृष्टि की कहां बने, बोलता है न्यूनतम दूरी पर बने। ये चीज हमेशा आपको एग्जाम में पूछेगा, ये हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा। प्रतिबिंब कहां बने, बोलता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, बोलता है। मैंने आपको बताया है कहां से बनाते हैं, लेंस सूत्र से, हर बार, ठीक है, याद रखना इसको। कहां से हम बनाएंगे बेटा इसको, लेंस सूत्र। कौन से लेंस के लिए लेंस सूत्र लगाएंगे हम, नेत्रिका लेंस के लिए। किसके लिए, नेत्रिका लेंस के लिए, ये चीज आप लिख सकते हैं नेत्रिका लेंस के लिए। तो नेत्रिका लेंस के लिए लेंस सूत्र लगाएंगे बेटा हम 1 अपॉन FE इजिकल टू 1 अपॉन VE माइनस 1 अपॉन UE, जबकि VE इजिकल टू माइनस D, VE इजिकल टू क्या आ जाएगा बेटा माइनस D। प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तो प्रतिबिंब की दूरी को हम क्या ले लेंगे, माइनस D ले लेंगे। और ये जो UE है बेटा वो क्या हो जाएगा, चिन्ह प्रपाटी से ये भी क्या हो जाएगा, माइनस UE। दोनों वैल्यूज आप यहां पुट करना, 1 अपॉन FE 1 अपॉन VE के जगह में माइनस D, और ये माइनस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस UE, माइनस क्या हो जाएगा UE। थोड़ा सा ध्यान आपको देना, इधर माइनस FO अपॉन UE है, UE का मान निकाल सकते हैं, एक लाइन और लिख लेना 1 अपॉन FE, क्या लिखेंगे बेटा, एक लाइन और, यहां मैं ऊपर लिख देता हूं ना, ये हम लिख लेंगे 1 अपॉन FE इजिकल टू माइनस 1 अपॉन D, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, ये UE, माइनस माइनस 1 अपॉन UE। यहां से आप 1 अपॉन UE फाइंड कर लेना बेटा, 1 अपॉन UE इजिकल टू 1 अपॉन FE माइनस 1 अपॉन D उधर जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा बेटा 1 अपॉन D, प्लस क्या हो जाएगा 1 अपॉन D, ये हमारे पास प्लस 1 अपॉन D वैल्यू आ जाएगा। फिर इसके बाद ठीक है, आप वापस आ जाना, आवर्धन क्षमता है हमारे पास m इजिकल टू माइनस m इजिकल टू है हमारे पास माइनस FO अपॉन UE था, 1 अपॉन UE आया, आप यहां पुट कर देना बेटा 1 अपॉन UE की वैल्यू 1 अपॉन FE प्लस 1 अपॉन D। ये जब प्रतिबिंब कहां बनता है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। हमेशा लेंस सूत्र नेत्रिका लेंस के लिए VE का मान माइनस D रखना है, UE का मान माइनस UE रखना है। समीकरण बनेगा
तुरंत ध्यान देना कहां आवर्धन क्षमता में, आवर्धन क्षमता में हमारे पास 1/UE आ रहा था बेटा, 1/UE की वैल्यू हमने निकाल लिया और उसको वापस m के वैल्यू में हमने पुट कर दिया। ओके, अब बात करते हैं हम स्थिति 2। स्थिति 2 होता है बेटा, क्या बोलता है, जब प्रतिबिंब कहां बने, अनंत पर बने। जब प्रतिबिंब कहां बने बोलता है, अनंत पर बने। कब बनता है प्रतिबिंब अनंत पर, जब वस्तु जो होती है वो कहां होती है बेटा, फोकस पर होती है। वस्तु कहां होती है, फोकस पर। तो UE इज इक्वल टू रख लेना आप FE, इसलिए M इज इक्वल टू बेटा माइनस FO और UE की जगह आ जाएगा बेटा FE। ये प्रतिबिंब अनंत पर बने और ये प्रतिबिंब जब कहां बनता है बेटा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तो ये प्रश्न बहुत ही सरल होता है, प्रैक्टिस करेंगे जरूर आपसे बनेगा बेटा। 5 नंबर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन में पहुंच गए आज के हम। हमारा प्रश्न है बेटा कि जो कौन सी दूरदर्शी, हमने इसके पहले देखा था, हमने अपवर्ती दूरदर्शी देखा था, खगोलीय दूरदर्शी। अब बोलता है कि नामांकित किरण आरेख खींचकर परावर्ती दूरदर्शी। परावर्ती दूरदर्शी मतलब कौन सा दूरदर्शी हो जाएगा, कैसेग्रेन दूरदर्शी की संरचना, प्रतिबिंब निर्माण, आवर्धन क्षमता एवं उनकी विशेषताएं लिखिए। तो यहां मैंने, ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, यहां आपको कुछ नहीं करना है बेटा, डायग्राम समझना है, डायग्राम को देखकर उसकी संरचना बताना है, उसकी कार्यविधि बताना है, बस इतनी ही काम करना है। तो सबसे पहले सुन लीजिए कि आखिर होता है तो क्या चीज है कैसेग्रेन। कैसेग्रेन दूरदर्शी, यह दूरदर्शी सर्वप्रथम कैसेग्रेन के द्वारा निर्मित किया गया था, बोलता है वैज्ञानिक का नाम है कैसेग्रेन, उनके द्वारा निर्मित किया गया था, अतः इसे कैसेग्रेन दूरदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसे हम कैसेग्रेन दूरदर्शी कहते हैं। देखिए डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, ये होता है बेटा कैसेग्रेन दूरदर्शी। ये कौन सी दूरदर्शी होती है, ये कैसेग्रेन दूरदर्शी होती है। अब इस दूरदर्शी में अभिदृश्यक के रूप में एक बड़े द्वारक और अधिक फोकस दूरी वाले परवलयाकार अवतल दर्पण C का उपयोग किया जाता है, बोलता है। ठीक है, ये अवतल दर्पण देखिए इधर, ये हमारे पास में अवतल दर्पण होगा बेटा। इधर मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं, ये क्या होगा हमारे पास में, अवतल दर्पण, ऑब्जेक्टिव मिरर। कौन सा मिरर है, ऑब्जेक्टिव मिरर। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है किसके रूप में, बोलता है इस दूरदर्शी में अभिदृश्यक के रूप में एक बड़े द्वारक और अधिक फोकस दूरी वाले परवलयाकार अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, C का उपयोग। इस दर्पण के केंद्र में एक छोटा सा छिद्र बना होता है। केंद्र पर कहां होता है, बोलता है ये उसका केंद्र पर। केंद्र पर एक छोटा सा छिद्र बना होता है। अभिदृश्यक अवतल दर्पण के सामने एक छोटा सा उत्तल दर्पण, ये अवतल दर्पण है और ये सामने बेटा एक उत्तल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है, यहाँ एक उत्तल दर्पण रखा गया है। ठीक है, ये था इधर अवतल दर्पण और उधर क्या रख दिया गया है, एक उत्तल दर्पण रख दिया है। ठीक है, छोटा सा उत्तल दर्पण M। उत्तल दर्पण को यहाँ आप नाम दे देना बेटा, इसको कैपिटल M से डिनोट कर देना। किससे डिनोट कर देना, कैपिटल M रखा होता है। नेत्रिका के रूप में कम फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस E का उपयोग किया जाता है, इसकी फोकस दूरी कम होती है। और नेत्रिका के रूप में ये आई लेंस के रूप में यहाँ एक उत्तल लेंस कम फोकस दूरी का, बहुत छोटा सा। तो डायग्राम में जो इसकी संरचना है, अभिदृश्यक ऑब्जेक्ट लेंस के रूप में। ठीक है, किसका यूज करते हैं बेटा हम, अवतल दर्पण का। एक अधिक फोकस दूरी वाला और अधिक बड़े द्वारक वाला एक क्या रहता है, अवतल दर्पण रहता है। अवतल दर्पण के पीछे एक क्या लगा रहेगा, उत्तल दर्पण लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा बेटा, उत्तल दर्पण लगा रहेगा। और नेत्रिका लेंस के रूप में, आई लेंस के रूप में एक कम फोकस दूरी वाले बहुत ही छोटे उत्तल लेंस E का प्रयोग करते हैं। तो 3 ही चीज है यहाँ। ठीक है, कॉन्केव मिरर अभिदृश्यक के रूप में जिसका फोकस दूरी और जो उसका अभिदृश्यक है वो और द्वारक दोनों के दोनों अधिक रहेंगे, वो ऑब्जेक्टिव मिरर हो जाएगा बेटा, अवतल दर्पण हो जाएगा। और उसके पीछे केंद्र पर जो बिंदु है वहां पास में हम एक उत्तल दर्पण, एक मिरर लगाएंगे बेटा। ठीक है, उत्तल दर्पण को M नाम दे देना। और तीसरा है हमारे पास आई लेंस, जो नेत्रिका लेंस कहलाता है। अब किरण आरेख देखिए, कैसेग्रेन दूरदर्शी का किरण आरेख प्रदर्शित किया गया है। दूरस्थ पिंडों से आने वाली समांतर किरणें, ये जो समांतर किरणें दिखाई दे रही है बेटा, दोनों तरफ देखिए समांतर किरणें दूर से आ रही है। मैंने बताया है जब भी कोई प्रकाश किरण दूर से आती है तो कैसे आती है, एक दूसरे के समांतर आती है। तो दूर से आने वाली ये जो समांतर किरणें हैं, ठीक है, अवतल दर्पण C पर उसके मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती, बोलता है। अवतल दर्पण पर उसके मुख्य अक्ष के कैसे आपतित हो रही है, समांतर आपतित हो रही है। और दर्पण से परावर्तित होकर, दर्पण से, अवतल दर्पण से परावर्तित होकर ये किरणें कहां जा रही है बेटा, उत्तल दर्पण में जा रही है। कहां जा रही है, ये
परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस की ओर अभिसरित होती है किरणें मार्ग में रखे उत्तल दर्पण M से। ये उत्तल दर्पण में जा रही है और उत्तल दर्पण से परावर्तित होकर कहां जा रही है बेटा, आई लेंस पर जा रही है, नेत्रिका लेंस पर जा रही है, जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसको हम नेत्रिका लेंस ई में हम देख सकते हैं। तो बहुत सिंपल, फिर से कार्यविधि एक बार फिर से सुन लीजिएगा। बहुत दूर रखी जो वस्तु है वहां से किरणें कैसे आएगी, मुख्य अक्ष के समांतर, और किस पर जाकर टकराएगी, अवतल दर्पण पर। अवतल दर्पण में टकराने के बाद वो उत्तल दर्पण में जाएगी और उत्तल दर्पण से परावर्तित होने के बाद वो किरणें कहां जाएगी बेटा, आई लेंस पर, जहां हम वस्तु का प्रतिबिंब देख सकते हैं। अब यहां बोलता है कि यदि किसका अभिदृश्यक के रूप में अवतल दर्पण की फोकस दूरी FO और नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी FE हो तो कैसे ग्रहण दूरदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है M इजिकल टू, क्या लेंगे बेटा हम, M इजिकल टू, यहां भी सेम फार्मूला बनता है बेटा, FO अपॉन क्या हो जाता है हमारे पास में, FE। M इजिकल टू क्या हो जाता है हमारे पास में फार्मूला, FO अपॉन FE। ओके, ये हमारे पास फार्मूला होता है। अब शर्तें बोलता है कैसे हम आवर्धन क्षमता को बढ़ाते हैं। बोलता है FO का मान अधिक हो अर्थात अवतल दर्पण की अभिदृश्य की फोकस दूरी अर्थात वक्रता त्रिज्या अधिक हो तो हम आवर्धन क्षमता को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहां हमको दिखाई दे रहा है कि M प्रोपोर्शनल है FO। तो यहां से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि अगर अभिदृश्यक की फोकस दूरी अधिक है तो आवर्धन क्षमता का मान भी क्या होगा बेटा, अधिक होगा। ठीक है, और दूसरी महत्वपूर्ण चीज दिखाई दे रही है बेटा, M इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, FE को। तो नेत्रिका का मान कम हो अर्थात नेत्रिका की फोकस दूरी कम हो तो हम आवर्धन क्षमता को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। FE जो है वो कैसा है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इतनी थ्योरी लिखेंगे तो ये भी एक 5 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगर आपको थ्योरी नहीं मिल रही, लिखते नहीं बन रहा है, तो आप हमको अगर मैसेज करेंगे हमारे नंबर पर तो हम आपको ये पूरा का पूरा जो PDF है वो अवेलेबल कराएंगे बेटा। हमारा नंबर आप नोट करके रखिए, आप अपना नाम, अपने स्कूल का नाम, ठीक है, अपने जो शहर जिले का नाम है वो लिखकर हमको इस नंबर पर व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे तो हम आपको PDF अवेलेबल कराएंगे, आपको बताएंगे क्या लिखना है, क्या डायग्राम बनाना है। ओके बच्चों, तो ये, या फिर आप वीडियो पॉज करके सारी चीजें आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए 2 बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स थे आप सभी बच्चों के लिए। अब हम फिर से एक नए वीडियो पर मिलेंगे बेटा। 5 मार्क्स का एक और पार्ट बचा हुआ है, 6 पार्ट में बांट दिया था मैंने 2-2 क्वेश्चन करके। ठीक है, तो एक और पार्ट बचा हुआ है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। बस आज की इस क्लास के लिए, इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज चैनल अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आपको कौन सा टॉपिक चाहिए ये कमेंट में आप हमें जरूर बताएं। ओके, थैंक यू।